हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर मैं लेकर के आ गया हूँ साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी बच्चों, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं साइंस के लेकर के आया हूँ, ये आपके आने वाले 27 फरवरी को जो आपका साइंस का पेपर है बच्चों ना, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो उसमें आपके जो शुरुआती 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें जानते हो बच्चों, उसमें आपके फिजिक्स के 7 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के आपके 7 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उनमें उनका प्रारूप यही होगा कि फिजिक्स के 7 होंगे, केमिस्ट्री के 6 होंगे और बायोलॉजी के आपके 7 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, ये 20 क्वेश्चन ना आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक। यहाँ पर आपको मैं फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री के 6 और बायोलॉजी के 7, मतलब ये आपको ये 20 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं, 20 MCQ मैंने वहाँ पर भी करा रखे हैं। वहाँ पर भी आपके फिजिक्स के 7 हैं, केमिस्ट्री के 6 और बायोलॉजी के 7 हैं। तो बच्चों, ये 2 वीडियो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 100% आपके आने वाले 27 फरवरी को एग्जाम में, ठीक है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बच्चों मिल जाएंगे, मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो बच्चों, देर ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। देखते हैं हमारे क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। आपको बताना है मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती, न्यूनतम होती। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो, हीरा दे रखा है, जल दे रखा है, कांच दे रखा है, केरोसिन दे रखा है, ठीक है। केरोसिन आपका हाल नहीं होता है, केरोसिन। तो बच्चों देखिएगा, जो आपका हीरा होता है ना, हीरा हीरा जो सबसे कठोर होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि जल, कांच और केरोसिन के अपवर्तनांक से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हीरा का बच्चों अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए जो प्रकाश की चाल है ना, हीरा में क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हीरा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो हीरा को बच्चों इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीरा है मतलब डायमंड, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण है, समतल है, उत्तल है, अवतल या फिर समतल उत्तल, इनमें से बताना आपको। तो बच्चों देखिएगा, जो आपका समतल दर्पण होता है ना, कौन सा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जानते हो, हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण, ये क्या करता है जानते हो, ये भी हमेशा भैया सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल जो है जानते हो, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि ये भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब ये क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी ये क्या करता है, बाकी ये अवतल दर्पण जो आपका है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन क्या है, समतल है, उत्तल है, अवतल, और समतल या उत्तल दोनों है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो समतल है ये हमेशा ही सीधा बनाता है, उत्तल ये भी क्या हमेशा सीधा बनाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो होगा, समतल या उत्तल, लास्ट डी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। लास्ट में डी वाला आपका क्या है, प्लेन और कॉन्वेक्स, ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी, समतल या उत्तल, क्योंकि यही दोनों हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु। बच्चों यहाँ पे दूरबिंदु पूछा गया है कि दूरबिंदु होता है कहाँ पर होता है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कहाँ पर आपका दूरबिंदु होता है सामान्य आंख के लिए, मतलब जिस आंख में कोई दोष ना हो। तो बच्चों, सामान्य आंख के लिए जो दूरबिंदु होता है ना, वो आपका होता है अनंत पर। कहाँ होता है, अनंत पर, बी, इन्फिनिटी। इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत पर। अगर बच्चों आपसे ये पूछ लेता कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु बताओ, कहाँ पर भैया, निकट बिंदु पूछ लेता है कि निकट बिंदु कहाँ पर होता है, तो निकट बिंदु जानते हो कहाँ होता है, तो निकट बिंदु भैया होता है आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और इसे बच्चों जानते हो, इसे स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं किसको,
25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है आँख से, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु बच्चों कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। और अगर दूर बिंदु पूछेगा तो कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों बता दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये वाला को क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कितनी होगी। तो बच्चों देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो बच्चों संबंध ये होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, ये फोकस दूरी क्या होती है? 2 गुने के बराबर होती है नी। तो यहाँ पर बच्चों आर दे रखा, आपसे एफ पूछा है नी। तो देखिए आर यहाँ पे कितना दे रखा? आर बच्चों दे रखा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है नी। तो सूत्र से, इस वाले सूत्र से बच्चों यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा हमारा r/2 हो जाएगा। तो r कितना है? 30, 30/2 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 15 2 ना 30। तो एफ हमारा आ जाएगा यहाँ से बच्चों, एफ निकल के हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है क्या राइट आंसर होगा? 15 सेंटीमीटर। तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी आधी होगी। 30 का आधा कर दो तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर पूछा गया नहीं, नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। निरूपित नहीं करता है मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से 3 ऑप्शन क्या है? वो सही होंगे, एक ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास विद्युत शक्ति अथवा इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? P=VI। क्या होता है? P=VI होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों जानते हो, मैंने पढ़ रखा ओम के नियम से B= क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। तो अगर B=IR यहाँ पर पुट कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा जानते हो? P= हो जाएगा I² R हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, इस तरीके से देखिएगा, अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें I की तो I= क्या हो जाएगा? V/R। ये वैल्यू जानते हो कहाँ से निकाली? ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, V=IR से। I= क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो अगर ये I की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, इस जगह पे पुट कर दें, तो बच्चों क्या हो जाएगा? P= मेरे पास क्या मिल जाएगा? V² हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हो कि P=VI मेरे पास एक पहले से था और I² मैंने यहाँ से ये निकाल लिया है और V²R यहाँ पर दे रखा है। तो ये 3 वैल्यू भैया मेरे पास यहाँ पर दे रखी है, P=VI, P=I²R और P=V²R। तो देखिएगा आपके पास ये तीनों वैल्यू हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है। तो भैया ये वाली जो वैल्यू है नहीं दे रखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। IR² क्या है? यहाँ पर यही जो टर्म है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने इसके सामर्थ्य के मतलब पावर के 3 फार्मूले बता दिए, P=VI। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक P=W/T भी होता है। ठीक है, जहाँ W क्या होता है? W भैया होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपका होता है ये गतिमान आवेशित कण, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इससे बताना है कि कौन सा इसका मात्रक नहीं है। तो बच्चों देखिएगा, हम यहाँ पर इसके 4 मात्रक बताएंगे कौन कौन से होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। तो बच्चों देखिएगा, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक एक होता है Weber/m² भी होता है, और टेस्ला भी होता है, और गॉस भी होता है। ठीक है, बट क्या है? Nm/m, जो आपका ऑप्शन दे रखा Nm/m, ये चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा डी वाला, मतलब डी वाला जो ऑप्शन Nm/m है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों ये 3 मात्रक आपके होते हैं, एक तो आपका ए वाला भी मात्रक होता है, बी टेस्ला ये भी होता है, गॉस भी होता है, और बच्चों इसका मात्रक एक और जानते हो, इसका मात्रक एक और होता है
पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चों इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है, इसे लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बच्चों आपने इसके साथ में 4 मात्रक और जान लिए कि चुंबकीय क्षेत्र के कौन से मात्रक होते हैं। एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, टेस्ला हो गया, गॉस हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। बट न्यूटन पर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है कि कोई धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है। तो बच्चों देखिएगा जो धातुएं होती ना, ये धातुएं होती ना, ये क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर जो धातु अम्ल से क्रिया करके गैस मुक्त करती है तो वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन। क्या होगी, हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, नाम बताना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका जो फार्मिक अम्ल है ना, इसका सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र बच्चों होता है HCOOH होता है, HCOOH होता है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जानते हो इसमें कार्बन 1 है। क्या इसमें कार्बन 1 बच्चों। तो यहाँ पर इसमें कार्बन जब 1 है तो हम एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं बच्चों मेथ। क्या लिखते हैं, मेथ लगाते हैं ना। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, जानते हो, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। प्लस बच्चों देखिए यहाँ पर जो COOH है, ये जानते हो क्या, ये कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह। इसका नाम बच्चों होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। तो इसमें ओइक अम्ल हम और जोड़ देंगे, ओइक अम्ल। तो आपका जानते हो क्या बन जाएगा, मेथेन ओइक अम्ल, यानी कि हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सी वाला, मेथेनोइक अम्ल बच्चों, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेगा आपके सामने पूछा गया है कि पीतल है, पीतल क्या है आपको बताना है, धातु है, अधातु है, या फिर उपधातु, या फिर मिश्र धातु है। तो बच्चों देखिए जो पीतल है ना, पीतल बच्चों मिश्र धातु। क्या है ये पीतल जो आपका होता है मिश्र धातु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला क्या राइट आंसर होगा भैया। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। और जानते हो पीतल में क्या होता है भैया, जो पीतल आपकी मिश्र धातु होती है ये किन धातुओं से मिलकर के बनी होती है। तो जो इसमें जो कापर होता है ना, कापर आपका होता है इसमें 80%। कितना होता है, 80% होता है। और जिंक आपका इसमें होता है 20%, ठीक है। तो कापर और जिंक का भी एक इतना संगठन होता है कि कापर होता है 80% और जिंक होता है 20%। इनको मिलाकर के बनाया जाता है पीतल। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए आपके सामने पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल CH3COOH में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछी गई है। तो बच्चों देखिएगा इसमें हम गिन सकते हैं, यहाँ पर CH3COOH में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन है। तो 3 1 4। तो बच्चों एसिटिक अम्ल में आपके 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, कि एसिटिक अम्ल में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम इसको ब्रेक करें CH3COOH को, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिएगा इस तरीके से लिख सकते हैं इसे CH3COOH, ठीक है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो आपका ये टूटेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में 1 हाइड्रोजन आयन है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एसिटिक अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु, या फिर पूछ लेता है कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 1 हाइड्रोजन आयन है, यही विस्थापित होता है तो इसे विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु भी बोलते हैं। तो आपका हाइड्रोजन आयन कितना, 1 है। तो अगर विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोजन आयन पूछता तो आप क्या लिखते हैं, वहाँ पे उसकी संख्या कितनी होती, 1 होती है। बट यहाँ पर उसने एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछी तो क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको बच्चों नाम बताना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसका हम सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4
इंटू में हाफ H2O। बच्चों ये होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले Ca लगा है, तो इसके लिए हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, SO4 के लिए हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा, और हाफ लगा ना 1/2, इसके लिए लिखेंगे हेमी, क्या लिखेंगे, हेमी लिखेंगे, और H2O क्या आपका हाइड्रेट, तो इसका भी नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो बच्चों इसके नाम के साथ में आपने इसका फार्मूला भी जान लिया, इसका क्या फार्मूला है। और बच्चों ये बनता किससे है, तो बच्चों ये बनता आपका है जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और बच्चों जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, जैसे टूटी हड्डी का प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका आपने एक यूज भी समझ लिया और इसका सूत्र भी आपने देख लिया। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ गया है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, आपको बताना है खानिक सोडा होता है या फिर नौसादा, धोनिक सोडा या फिर फिटकरी। तो बच्चों बहते हुए रक्त को रोकने में जो उपयोगी यौगिक होता है ना, वो आपका होता है फिटकरी। क्या होता है, फिटकरी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बच्चों आपने देखा होगा कि नाई लोग जब दाढ़ी बनाते हैं ना, तो दाढ़ी बनाने के बाद में उनके पास एक छोटा सा टुकड़ा होता है सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, वो फिटकरी होता है जिसको लगाते हैं ताकि अगर कहीं से कट लग गया हो तो खून ना बहे। तो खून को, बहते हुए खून को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है फिटकरी का, ठीक है बच्चों। तो फिटकरी आपका है, बहते हुए खून को रोकने में इसका यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बच्चों देखिएगा ये आपके केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे, हो गए। फिजिक्स के साथ हमने बता ही दिए, तो आपके 13 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए। अब देखते हैं कि हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है। तो बच्चे देखिए जब फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है ना, ये आपका होता है सुक्रोज के रूप में। किस में होता है, सुक्रोज। ये क्या होता है, पौधों की पत्तियों में बनता भी है, और फिर सुक्रोज के रूप में क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सुक्रोज के रूप में, बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज के रूप में भैया भोजन का स्थानांतरण पौधों में होता है फ्लोएम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए आपसे पूछा गया है, सभी बच्चों को फिलहाल पता भी होगा, सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। पूछा गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या बच्चों होती है 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन, देखिएगा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए भैया मानव मादा में आपका जो होता है अंडाशय ये भी पाया जाता है, गर्भाशय ये भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी ये भी पाया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर शुक्रवाहिका है, क्या बच्चों, शुक्रवाहिका है। तो शुक्रवाहिका ये मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, आपको बताना है कि नर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो बच्चों देखिएगा केवल नर में, यहाँ पर पूछा है केवल नर में, ठीक है। तो केवल नर में बच्चों जो होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये नर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब बच्चों देखिएगा जो स्वयं अपना पोषण करता है तो उसे भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। तो भोजन बनाने के लिए बच्चों CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सभी की जरूरत पड़ती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा जानते हो, उपयुक्त सभी, मतलब CO2 तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका यहाँ से जो आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सही होगा। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा गया विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी बताना आपका, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो अंडा यहाँ पर है क्या, अंडा आपका, ठीक, अंडा, अंडा में जानते हो बच्चों कौन सी विटामिन होती है, इसमें विटामिन ए भी होती है, ई भी होती है, ठीक है। जो आपका मछली है ना,
इसमें बच्चों विटामिन ए ज़्यादा होती है, ठीक है। जो आपका गेहूँ, इसमें विटामिन ई होती है। और जो आपका संतरा है, क्या संतरा, तो संतरा बच्चों इसमें विटामिन सी क्या होती है, ज़्यादा होता है। देखो विटामिन सी, ये संतरा जो होता है खट्टा होता है ना, तो विटामिन सी जो होती है खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। हल्का सा संतरा क्या होता है, हल्का सा खट्टा होता है, हालांकि मीठा होता है, हल्का सा खट्टा होता है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, संतरा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑरेंज, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में होता है या फिर पत्ती में होता है, फिर तने में या फिर फूल में, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जानते हो क्लोरोफिल जो आपका होता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल बहुत ही अनिवार्य होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, बहुत ही अनिवार्य होता है, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल पाया कहा जाता है, ये क्लोरोफिल बच्चों पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती है ना, तो पत्तियों में क्लोरोफिल आपका पाया जाता है। तो पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। तो पत्तियों में भोजन का निर्माण सुक्रोज के रूप में होता है, फिर फ्लोएम द्वारा सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है बच्चों, तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा लीफ, क्या होगा, लीफ। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों इनको अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा, आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे। थैंक यू।